नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम थायराइड ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि के बारे में जाना था कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है, उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, उनका क्या कार्य होता है, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत जो आगे वाली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, उसके बारे में हम जानेंगे कि इसका क्या कार्य होता है, ये कहाँ पर स्थित होती है। तो ये हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, उसके डायग्राम के द्वारा हम आपको इसकी स्थिति के बारे में जायजा लेंगे कि ये कहाँ पर स्थित होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में कि इसकी क्या विशेषता है। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है इसे इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि को इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। ये इसकी अगर स्थिति की बात करें, कहां पर स्थित होती है, तो ये श्वास नली जो होती है, ये हमारी जो श्वास नली होती है, श्वास नली के लैरिंक्स वाले हिस्से में थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। श्वास नली के, जैसे आप ये डायग्राम देखेंगे कि ये जो है ये श्वास नली है, श्वास नली का ये लैरिंक्स वाला हिस्सा है। लैरिंक्स के पीछे ये स्थित होती है थायराइड ग्रंथि। तो ये लैरिंक्स के पीछे वाले हिस्से में थायराइड ग्रंथि स्थित होती है और ये द्विपिंडलित गोल और खोखली, ये द्विपिंडलित गोल और खोखली संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? ये द्विपिंडलित होती है यानी डबल होती है, गोल होती है यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो गोल होता है, खोखली होती है यानी अंदर से खाली होती है। तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। यदि इसके अंदर बात करें तो ये खोखली होती है, तो इसके अंदर क्या रहता है? तो इसके अंदर आयोडीन युक्त गुलाबी रंग का पदार्थ भरा हुआ रहता है। एक इसके अंदर आयोडीन से युक्त होता है, उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है और गुलाबी रंग का जो पदार्थ होता है वो उसके अंदर उपस्थित होता है, जिसे थायरोग्लोबिन कहा जाता है। यानी थायरोग्लोबिन जो होता है वो गुलाबी रंग का आयोडीन युक्त पदार्थ होता है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन बनता है कि थायरोग्लोबिन क्या है, उसके कई सारे ऑप्शन घुमा फिरा के दे सकते हैं। तो थायरोग्लोबिन जो होता है गुलाबी रंग का आयोडीन युक्त पदार्थ होता है जो थायराइड ग्रंथि के अंदर भरा हुआ रहता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो थायराइड ग्रंथि होती है दो प्रकार के हार्मोन्स ये स्रावित करती है, यानी दो प्रकार के हार्मोन से निकालती है। कौन कौन से हार्मोन्स निकालती है उनके बारे में हम देखेंगे। तो थायराइड ग्रंथि एक तो थायरोक्सिन हार्मोन्स निकालती है और एक होता है ट्राइडोथायरोनिन। ये ट्राइडोथायरोनिन नामक ये दो प्रकार के हार्मोन्स ये स्रावित करती है और इसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है। किसमें? थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे ये थायरोक्सिन हार्मोन्स की। जो थायरोक्सिन हार्मोन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ट्राइडोथायरोनिन ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स की बात करेंगे तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो हड्डियों और बालों के विकास, जो हड्डी मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं और जो बाल होते हैं उनके विकास में ये सहायता करता है। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन्स। थायरोक्सिन हार्मोन्स की यदि कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बालों का झड़ना अत्यधिक मात्रा में होने लगता है। यदि हम बात करेंगे इसकी अगले इफेक्ट की, तो ये जो कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन की गति और वृद्धि, इसके लिए भी ये सहायता करती है। कौन? थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है ये कोशिकीय श्वसन की गति और वृद्धि के लिए भी ये उत्तरदायी होता है, उसमें भी ये सहायता करता है। और जो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स जो निकलते हैं उसके साथ ये थायरोक्सिन हार्मोन्स मिल जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के साथ ये थायरोक्सिन हार्मोन्स मिल जाता है और जल का संतुलन बना के रखता है। कौन बना के रखता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन्स। ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के साथ मिलकर जल का संतुलन शरीर में बना के रखता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनके हार्मोन को भी नियंत्रित रखता है। जो भी अंतःस्रावी और ग्रंथियां होती हैं उनसे कितनी मात्रा में हार्मोन्स निकलना चाहिए ये उस पर भी नियंत्रण रखता है कि कोई हार्मोन ज्यादा ना निकले या कोई हार्मोन्स की कमी ना हो जाए। यदि थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो साधारण घेंगा रोग हो जाता है। जो ग्वाइटर रोग हो जाता है, नॉर्मल ग्वाइटर रोग, वो इसकी कमी से हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से साधारण घेंगा रोग हो जाती है। यदि लंबे समय से इसकी कमी होती है तो इसको जो इस पे जो मतलब जो रोग हो जाता है वो हाइपोथायरोलिज्म नामक एक रोग होता है। यदि इसकी लंबे समय से कमी होती है तो हाइपोथायरोलिज्म नामक एक रोग हो जाता है। और बच्चों में जो होता है वो क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्रेटिनिज्म। और जो लंबे समय से यदि वयस्कों में जो होता है वो हाइपोथायरोलिज्म हो जाता है। वयस्कों में एक और रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मैक्सिडोमा करके एक रोग होता है
जो वयस्कों में हो जाता है। इस रोग के अंतर्गत क्या होता है, यदि ये रोग हो जाता है तो वयस्क जो होता है, यदि 30 साल का व्यक्ति है तो वो 50 साल की उम्र का दिखने लगता है। तो कौन सा होता है, मिक्सियोडेमा करके एक रोग होता है जो कि वयस्कों में होता है, 18 प्लस वाले लोगों में होता है। तो 30 साल का व्यक्ति इसमें 50 साल का लगने लगता है, यानी उसकी समय से पहले ही उम्र अधिक दिखने लगती है। यदि इसकी अधिकता हो जाती है, यदि हार्मोन ये थायरॉक्सिन हार्मोन बैलेंस में ना निकले, यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो भी एक दिक्कत हो जाती है। अधिकता होने पर टॉक्सिक गोइटर यानी ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। यदि आपने देखा होगा किसी किसी को क्या है, थायराइड की शिकायत हो जाती है। थायराइड में T3 T4 TSH ये इसकी जांच होती है। T3 T4 TSH ये 3 प्रकार के इसमें हार्मोन निकलते हैं। तो इनकी जांच कौन सा हार्मोन, ये अलग अलग तरीके से ये बढ़ते हैं। तो यदि इसकी अधिकता हो जाती है किसकी, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की, तो ग्रंथि का आकार यानी टॉक्सिक गोइटर नामक रोग हो जाता है। गले में सूजन आ जाती है, गले का आकार बड़ा हो जाता है ग्रंथि बढ़ जाने के कारण। इसके अलावा नेत्र के जो गोलक होते हैं वो आंखों से बाहर आ जाते हैं। ये नेत्र के गोलक आंखों से बाहर आ जाते हैं, सूज जाते हैं, और ये बीमारी भी इससे हो जाती है जिसे एक्सोपिथेल्मिया कहा जाता है। एक्सोपिथेल्मिया गोइटर यानी नेत्रोत्सर्गी घेंगा, यानी नेत्रोत्सर्गी घेंगा एक्सोपिथेल्मिया गोइटर हो जाता है। इसकी अत्यधिक मात्रा में अधिकता होने पर नेत्र गोलक आंखों से बाहर आ जाते हैं। यदि इसका उपचार अपन लंबे समय से उपचार करवाते हैं, यदि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी या अधिकता का उपचार करवाते हैं, तो इसके लिए जो दवाइयां होती है वो जहर के समान काम करती हैं। इससे संबंधित जो भी दवाइयां या उपचार में हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसकी दवाइयां जहर के समान कार्य करती है, जैसे हास्मीटो कहा जाता है। हास्मीटो ना एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि उपचार के दौरान कराया गया जो उपचार से जो इसके दुष्प्रभाव होते हैं तो उसे हास्मीटो कहा जाता है। ये आप याद रखें, मतलब इसकी जो दवाइयां अपन लेते हैं लंबे समय से इसकी दवाइयां खाते हैं तो हास्मीटो नामक रोग हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, थायराइड ग्रंथि हमने कंप्लीट की है। इसके बाद हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि है जो ये थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है, मटर के दाने के समान ही होती है। मतलब जो हमने अभी देखा था, अभी वो देखा था कि ये जो थायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि इधर होती है, तो इसके जो पीछे स्थित होती है, यानी ये जो थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है उसे पैराथायराइड ग्रंथि कहती है। ये मटर के दाने के समान होती है। ये 2 प्रकार के हार्मोन्स निकालती है। कौन कौन से हार्मोन्स निकालती है, पीटीएच और कैल्सिटोनिन। ये 2 प्रकार के हार्मोन्स निकालती है। पैराथायराइड ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे इसकी लोकेशन होती है, और ये 2 प्रकार के हार्मोन्स निकालती है। पहला हार्मोन जो है वो है पीटीएच। तो पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स होता है वो दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कौन सा हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन्स यानी पीटीएच जो हार्मोन्स होता है ये दांतों हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम की यदि कमी हो जाती है, कैल्शियम की यदि कमी हो जाती है तो ये सक्रिय हो जाता है। यानी यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करने में लग जाता है। यदि पीटीएच हार्मोन जो होता है इसकी कमी हो जाती है तो हाइपोकैल्शियम टेटेनी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, हाइपोकैल्शियम टेटेनी नामक रोग हो जाता है पीटीएच की कमी होने पर। यदि इसकी अधिकता हो जाती है, अधिकता होने पर हाइपर कैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है। किसकी अधिकता होने पर, पीटीएच की अधिकता होने पर। यदि इसकी कमी हो जाती है तो कमी होने पर, जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये क्या करता है, कैल्शियम की कमी होने पर जो बेकार हड्डियां और दांत होते हैं, जो शरीर में बेकार हड्डियां और दांत होते हैं, उनको गलाकर कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। क्योंकि जो दांत और हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, कैल्शियम को गलाते हैं तो कैल्शियम की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। लंबे समय तक यदि इसकी कमी या अधिकता रहती है तो ओएफसी यानी ओस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, यानी ये एक बीमारी होती है ओस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ये बीमारी हो जाती है यदि इसकी लंबे समय तक कमी या अधिकता रहती है। हिंदी में से कहते हैं संपुटी तंतुमय विकृति। ये रोग हो जाता है किसकी कमी से, पीटीएच की कमी या अधिकता होने पर लंबे समय। इसके बाद अगला जो ये हार्मोन निकालता है पैराथायराइड ग्रंथि वो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम की अधिकता होने पर ये सक्रिय हो जाता है। यदि कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो ये सक्रिय हो जाता है। कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का जो कार्य होता है बढ़ी हुई कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करना इसका मुख्य कार्य होता है। कैल्शियम की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो ये सक्रिय हो जाता है। इसका मुख्य काम यही होता है कि ये कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करे। बढ़ी हुई यदि मात्रा जो होती है तो उसको यूरिन, जिसे मूत्र हिंदी में मूत्र कहते हैं, मूत्र से ये बाहर निकाल देता है किसको, कैल्शियम को। यूरिन के थ्रू ये कैल्शियम को थ्रो आउट कर देता है यदि कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है।
तो ये उसको संतुलित बनाने का इसका मुख्य कार्य होता है। किसका? इसका होता है कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन मूत्र के माध्यम से बढ़ी हुई कैल्शियम की मात्रा को बाहर निकाल देता है, वो कैल्शियम को संतुलित कर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे पैराथायराइड के बाद हमारी जो अगली ग्रंथि है उसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल जो ग्लैंड होती है इसकी यदि लोकेशन की बात करेंगे तो ये वृक्क के ऊपर स्थित होती है, यानी किडनी के ऊपर ये स्थित होती है, किडनी से थोड़े ऊपर ये पाई जाती है। हम अभी इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ये कहां पर स्थित होती है। तो वृक्क के ऊपर होती है, इसे सुपर रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सुपर रीनल ग्लैंड कहा जाता है। किसको? अधिवृक्क ग्रंथि को। इसके अलावा इसे आपातकालीन या इमरजेंसी ग्रंथि भी कहते हैं। आपातकालीन और इमरजेंसी में ये काम आती है। इसे 3F कहा जाता है। 3F से मतलब है, एक F से मतलब है फाइट, एक F से मतलब है फ्राइट और एक F से मतलब है फ्लाइट। तो इसे 3F यानी फाइट, फ्लाइट यानी मारो भागो, इस नाम से भी इसको जाना जाता है ये ग्रंथि को। इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? बाहरी बलकुट यानी कॉर्टेक्स वाला हिस्सा और अंदरूनी मध्यांत यानी मेड्यूला वाला हिस्सा। तो इसके दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? बाहरी बलकुट यानी कॉर्टेक्स और अंदरूनी मध्यांत यानी मेड्यूला। तो इनके बारे में हम बाहरी बलकुट और अंदरूनी इनके बारे में चर्चा करेंगे कि इनका क्या कार्य होता है, ये कौन से हार्मोन्स निकालते हैं, इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसमें हमने पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में बात की है और अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में बात की है। इसके बाद जो अगली जो है वो हम बाहरी बलकुट और अंदरूनी मध्यांत के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर जो दो भाग होते हैं उसके बाहरी बलकुट और अंदरूनी मध्यांश, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाहरी बलकुट की। तो बाहरी बलकुट कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो बाहरी बलकुट जो होता है एक हार्मोन स्रावित करता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड, एक हार्मोन स्रावित करता है, ये पाचन तंत्र की क्रिया में सहायता करता है। कौन? ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो हार्मोन होता है ये पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मुख्यतः वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये जो होते हैं उनकी मतलब उनके पाचन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। किसके? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ये पीयूष ग्रंथि के साथ जो हार्मोन्स निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से उनके साथ मिल जाता है। कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के साथ निकलने वाले पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के साथ मिलकर जल संतुलन का कार्य भी ये करता है। यानी पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड ये हार्मोन्स उनके साथ मिल जाता है, जल के संतुलन का कार्य करता है बॉडी में। आरबीसी की मात्रा को ये बढ़ा देता है। आरबीसी की यदि मात्रा कम होती है तो उसकी मात्रा को ये बढ़ा देता है जब ये स्रावित होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या को नियंत्रण रखता है। यदि डब्ल्यूबीसी कम या बढ़ होते हैं तो उसकी संख्या को ये नियंत्रण रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो हार्मोन इससे निकलता है वो है मिनरलोकॉर्टिकोइड। मिनरलोकॉर्टिकोइड जो होता है वो खनिज लवण की मात्रा को नियंत्रित रखता है। बॉडी में खनिज लवण की मात्रा कम ना हो उसकी मात्रा को नियंत्रित रखता है। वो यदि पोटेशियम और फास्फोरस की अधिकता हो जाती है शरीर में, यदि पोटेशियम और फास्फोरस बढ़ जाता है शरीर में तो उसकी मात्रा जो अधिक हो जाती है तो मूत्र के थ्रू इसको बाहर निकाल देता है, यानी यूरिन के द्वारा पोटेशियम और फास्फोरस को बाहर निकाल देता है। ये जल व सोडियम की मात्रा को शरीर में बाहर निकलने से नियंत्रित करता है। यदि यूरिन के साथ यदि जल और सोडियम ज्यादा ना निकले, यानी इसकी एक निश्चित मात्रा ही निकले, ज्यादा मात्रा में सोडियम और जल ना निकले, इसकी मात्रा को भी ये नियंत्रित रखता है। कौन सा? मिनरलोकॉर्टिकोइड। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्स हार्मोन्स की। सेक्स हार्मोन्स को लिंग हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये जो हार्मोन्स होता है ये नर और मादा में अंतर प्रदान करता है, यानी नर में क्या विशेषताएं होंगी, मादा में क्या विशेषताएं होंगी, ये इसके बारे में अंतर प्रदान करता है। डिहाइड्रो एंडो एपिस्टेरोन ये निकालता है, ये एक हार्मोन्स निकालता है। कौन सा? डिहाइड्रो एंडो एपिस्टेरोन। ये हार्मोन्स जो होता है ये हार्मोन्स निकलता है किसके द्वारा? सेक्स हार्मोन के अंदर ही ये होता है डिहाइड्रो एपिस्टेरोन। यदि इसकी अधिकता हो जाती है मादा के अंदर यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो मादा की दाढ़ी व मूछें आ जाती है। किसी महिला की दाढ़ी मूछें आ जाती है, उसके अंदर डिहाइड्रो एपिस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। और इस मतलब ये जो बीमारी हो जाती है मादा में तो उसे एड्रेनोजेनेटाइल सिंड्रोम कहा जाता है। एड्रेनोजेनेटाइल सिंड्रोम कब होता है? जब मादा की दाढ़ी व मूछें आ जाती हैं तो एड्रेनोजेनेटाइल सिंड्रोम इसे कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अंदरूनी मध्यांश यानी मेड्यूला की। ये हमने बाहरी बलकुट की बात की, अंदरूनी मध्यांश के बारे में हम देखेंगे। तो ये दो हार्मोन्स निकालता है। कौन कौन से हार्मोन? एड्रेनल हार्मोन्स और नॉन एड्रेनल हार्मोन्स। तो एड्रेनल हार्मोन्स जो होता है इसे एड्रेनल भी कहा जाता है। एड्रेनल
और एड्रीनेलिन भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक स्रावित होता है, ये बॉडी में सबसे ज्यादा निकलता है। ये प्यार, नफरत, चिंता, मानसिक चिंता, तनाव की स्थिति में ये निकलता है, ये उसके लिए उत्तरदायी होता है ये सब चीजों में। मतलब यदि ये हार्मोन निकलता है तो आंखों की जो पुतलियां फैल जाती हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी डर की स्थिति में, तो इसी हार्मोन्स के कारण होता है। इसके बाद है जो है वो नॉन एड्रेनल हार्मोन्स। नॉन एड्रेनल हार्मोन्स होता है वो हृदय धड़कन को तेज कर देता है। हमने देखा होगा कभी कभी यदि किसी चीज से हमें डर लगता है, एकदम से हमारे सामने आ जाए तो हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, रक्त दाब भी बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये इसके लिए नॉन एड्रेनल हार्मोन्स ये उत्तरदायी होता है। इसकी यदि कमी हो जाती है तो कान रोग हो जाता है, कान रोग होता है इसकी और यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो कुशिंग रोग हो जाता है। यदि कमी होती है तो कान रोग और अधिकता होती है तो कुशिंग रोग हो जाता है। इसके बाद इस एक बीमारी होती है एड्रेनल बिलिज्म, यानी एड्रेनल बिलिज्म एक बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी के अंदर महिलाओं के अंदर पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं, यानी दाढ़ी, मूछें, ये सब चीजें महिलाओं के अंदर ये लक्षण आ जाते हैं। कौन सी बीमारी के अंदर? एड्रेनल बिलिज्म के अंदर। तो ये हमने बात की है अधिवृक्क ग्रंथि के भागों के बारे में। इसके बाद हम थायमस ग्रंथि के बारे में बात करेंगे, और भी जो थायमस ग्रंथि है या जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां बची हुई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमने बाहरी बलकुट और अंदरूनी मध्यांश के बारे में बात कर ली। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये पेपरों में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।